हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सरफेस एनर्जी एंड मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स। क्लियर। सो ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं बट दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। सो इसीलिए हम दोनों को टॉपिक्स को एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। क्लियर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो भाई सबसे पहले हम समझते हैं सरफेस एनर्जी ऑफ नैनो पार्टिकल। ठीक है, सरफेस एनर्जी ऑफ नैनो पार्टिकल्स जिसको हम डिनोट करते हैं गामा से। ठीक है, तो समझो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि यार ये सरफेस एनर्जी क्या होती है। सबसे पहले हमको क्या समझना पड़ेगा मेरे भाई कि सरफेस एनर्जी क्या होती है। ध्यान से समझना। देखो, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी सॉलिड है तो वहाँ पर जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, कि भैया सॉलिड में जो नंबर ऑफ मतलब जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, ये सब आपको पता है। ठीक, तो मैंने क्या काम करा, मैंने एक सॉलिड यहाँ पर दिखा रखा है। ये मेरा एक सॉलिड है और ये उसके एटम है, तो ये क्लोजली पैक्ड है, ये क्लोजली पैक्ड है। ठीक, ये वाले जो एटम है ये सरफेस के हैं, ये सरफेस के एटम हो गए और ये हो गए बल्क के, मतलब कि इंटीरियर। ये इंटीरियर एटम है, इंटीरियर पेंट नहीं कह रहा, ये इंटीरियर एटम हो गए और ये सरफेस के एटम हो गए। ठीक, सो अगर आप ध्यान से देखें एटम्स के बीच में क्या होगी, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी, मतलब कि आसान भाषा में उनके बीच में एक बॉन्ड होगा। बॉन्ड बेसिकली फोर्स ही होती है। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये जो बल्क का एक एटम होगा इसको चारों तरफ से फोर्स मिल रही होगी। भाई ये वाला एटम इसको खींच रहा होगा, 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 चारों तरफ से इसको फोर्स मिल रही होगी। ठीक, अच्छा, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। ठीक, मैंने ऐसे एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। अब जरा ध्यान दें, जो एटम सरफेस पर है उसके साथ थोड़ी नाइंसाफी है। उसके साथ नाइंसाफी क्या है कि अगल बगल वाले तो उसको खींच रहे होंगे, नीचे उसको खींच रहे होंगे, लेकिन उसको ऊपर वाला कोई खींच नहीं रहा। सरफेस एटम की ये थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि उसको ऊपर कोई नहीं है, उसके ऊपर कोई नहीं जो उसे खींच रहा है, अगल बगल है जो उसको खींच रहे हैं और एक नीचे उसे खींच रहे हैं। मतलब कि जो सरफेस के एटम्स होते हैं वो एक्सपीरियंस, जो टोटल फोर्स वो एक्सपीरियंस करते हैं वो डाउनवर्ड करते हैं। मतलब जो सरफेस के एटम है वो सुकड़ने की कोशिश करते हैं, सुकड़ जाए, जैसे सुकड़ू है ना, क्या कहते हैं, सुकड़ जाए बिल्कुल। ठीक, यहां तक समझ में आता है। मतलब कि जो सरफेस पार्टिकल एक्सपीरियंस डाउनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स, डाउनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं होगा। उसके बाद जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी डिफरेंट होगा इंटीरियर एटम से, वो भी डिफरेंट होगा इंटीरियर एटम से। ठीक, अच्छा, यहां तक भी कोई डाउट नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं, दिमाग का ध्यान समझना, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाले एटम की पोटेंशियल एनर्जी और इस वाले एटम की पोटेंशियल एनर्जी, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, किस एटम की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, अंदर वाले की या बाहर वाले की? सोच के बोलना। मैंने आपसे कहा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सरफेस एटम और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटीरियर एटम, किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी या इसकी? तो भैया मेरे इसकी। अब आप कहोगे कि यार सरफेस वाले की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा की होगी। अब जरा दिमाग लगाओ, सुनो। मान लो ये एक एटम है, ये इंटीरियर में एक एटम है, मुझे इसको ऊपर लेके जाना है, मतलब मुझे इसे सरफेस पे लेके जाना है। तो जब मैं इसको सरफेस की तरफ लेके जाऊँगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। भाई मैं जब इस वाले को ऊपर लेके जाऊँगा तो मुझको वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट अट्रैक्टिव फोर्स। और जब ये वाला एटम यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर जो भी मैंने इस पर वर्क करा था वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होता है? मतलब कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सरफेस वाले उन पे ज़्यादा होगी और पोटेंशियल एनर्जी अंदर वाले के जो पार्टिकल्स होंगे उनके पास कम होगी। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, मतलब मेरे ये भाई आराम से सुनना मेरी बात को, कि जो सरफेस में जो एटम्स होंगे उनके पास अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इंफीरियर वाले, इंटीरियर वाले। ठीक, और इसी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम करते हैं सरफेस एनर्जी। इसी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी। यहाँ तक समझ में आता है? मतलब कि जो एनर्जी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ surface particle is greater than energy of interior atoms, इंटीरियर एटम्स कह लीजिए या फिर पार्टिकल कह लीजिए। ठीक है, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, पार्टिकल्स। क्लियर?
और इसी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को, इनके बीच में जो एनर्जी का जो डिफरेंस है ना, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो सरफेस के पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको हम सरफेस एनर्जी कहते हैं। तो सरफेस एनर्जी को देखो डिफाइन कैसा करा गया है कि सरफेस एनर्जी जो है वो इक्वल है वर्क डन अपॉन में चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया। अब यहाँ पर एरिया कहाँ से आया, अब जरा दिमाग लगाओ, देखो सुनो, जब आप एटम्स को नीचे वाले अंदर के जो एटम्स है जब आप उसको ऊपर लेके जाओगे तो भाई मेरे आप सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हो, नहीं ऐसा नहीं, अरे खुद समझो ना, देखो 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 खुद समझो। अब यहाँ पर ये है तो आपको क्या काम करना है, इन सारे एटम को ऊपर लेकर आना। ऊपर लेने का मतलब ये है कि भाई आपको इन्हीं के ऊपर नहीं, आपको क्या करना है, एरिया बढ़ाना है ऊपर के। मतलब इसको आप इधर लेके यहाँ लेकर आओगे, इसको यहाँ लेकर आओगे, इसको यहाँ लेकर आओगे। मतलब ये कि जब आप एरिया को बढ़ाते हो, सुनो ध्यान से, जब आप एरिया को बढ़ाते हो, जब आप एरिया को इंक्रीज करते हो तो सरफेस एनर्जी कम हो जाती है। अब सरफेस एनर्जी कम क्यों हो जाती है, देखो एक तो ये है कंडीशन, सुंदर है ध्यान से। देखो नंबर ऑफ एटम्स मान लो सेम है, मान लो अभी नंबर ऑफ एटम जो है सेम है, तो एक अरेंजमेंट ये है, एक अरेंजमेंट ये है। अब मुझे सोच के बताओ, ये जो सरफेस में ये वाले जो पार्टिकल्स होंगे सबसे ज्यादा एनर्जी किनके पास होगी, इनके पास होगी, इनके पास होगी, इनके पास होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एरिया जो है वो छोटा है, एरिया कम है इसलिए एनर्जी ज्यादा है। एरिया कम से ज्यादा, एरिया कम से होगा क्या कि ज्यादा फोर्स लग रही होगी, भाई ये वाला भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा। अब ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा तो ज्यादा वर्क कर रहा होगा वो अपने आप को होल्ड करने के लिए ऊपर। अब ज्यादा वर्क कर रहा होगा मतलब ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन जब आप सरफेस एरिया को बढ़ा देते हो, जब आप सरफेस एरिया को क्या कर देते हो मेरे भाई, बढ़ा देते हो, तो नीचे जो एटम्स है वो कम हो जाते हैं, जिससे इन पे लगने वाली जो फोर्स है वो भी कम हो जाती है। फोर्स कम होने से मतलब इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो जब आप एरिया को इंक्रीज करते हो तो सरफेस एनर्जी डिक्रीज होती है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब आप साइज को रिड्यूस करोगे, जब आप बल्क से नैनो मटेरियल्स में जाओगे, सुनते रहो ना मेरी बात को ध्यान से, जब आप बल्क से नैनो में जाओगे, तो जब आप बल्क से नैनो में जाते हो तो क्या होता है, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज होता है। मतलब कि सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने का मतलब ये है कि जो सरफेस एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है, सॉरी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इस चीज़ को ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। मैंने क्या कहा, मैंने कहा इसको हटा देना, ठीक है। मैंने ये कहा कि जब सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन साइज, डिक्रीज इन साइज, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज हो जाता है विद डिक्रीज इन साइज। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस एरिया बढ़ रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, सरफेस एरिया इंक्रीजेस मीन्स, मतलब जो सरफेस एरिया अगर मान लो इंक्रीज कर रहा है तो सरफेस एनर्जी डिक्रीज करेगी। यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है? डिक्रीज, यहां तक क्लियर है? अच्छा, इसको ना ऐसे भी देख सकते हैं, इसको, इस फॉर्मूले को ऐसे भी देख सकते हैं, गामा इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन में डी ए। क्लियर? कभी कभी इसको ऐसे भी देखते हैं, डी जी अपॉन में डी ए, ये गिब्स फ्री एनर्जी है, इसको ऐसे भी देख सकते हैं करके। क्लियर? इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी जूल पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये हमारा सरफेस एनर्जी हुआ, यहाँ तक क्लियर है? अब जरा दिमाग लगाना, सुनो, जैसे जैसे अगर मान लो कोई मटेरियल, ध्यान सुनो, इसको हटाएं पहले, इसको नोट कर लो पहले, ठीक है। सुनते रहे ध्यान से। जैसे मान लो ये कोई हमारा मेटल है या कोई भी मटेरियल है, हमने क्या काम करा, इसको काट दिया। अब काटने से होगा क्या, काटने से देखो, काटने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बॉन्ड होंगे, इनके बीच में जो बॉन्ड होंगे हम उसको ब्रेक कर रहे हैं। मतलब कि जब हम किसी को कट कर रहे हैं, मतलब जिसके हम साइज को घटा रहे हैं, साइज को घटाने का मतलब क्या है कि हम बॉन्ड्स को रिड्यूस कर, बॉन्ड्स को तोड़ रहे हैं, बॉन्ड्स को तोड़ रहे हैं। अब ये बॉन्ड्स टूट गए, मतलब कि ये जो एटम्स होंगे, सुनते रहना ध्यान से, देखो पहले इस एटम को चारों तरफ से फोर्स लग रही थी, अब ये जैसे ही अलग हुए तो ये वाले जो एटम ये अंदर की तरफ भागेंगे, ये अंदर की तरफ भागेंगे, ये भी अंदर की तरफ भागेंगे।
भाई जैसे ही आप कट करोगे तो नए सरफेस बन गए। अब सरफेस वाले एटम क्या काम करेंगे भैया, ऊपर वाला तो गया, ऊपर वाला गया तो अंदर वाले तुरंत खींच लेंगे, तो ये सब अंदर की तरफ भागेंगे यूं करके, ठीक, ये तरफ क्या भागेंगे, अंदर की तरफ भागेंगे। क्लियर। अगर आपको इनको ओरिजिनल पोजीशन पे रखना है तो आपको इनको एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब फोर्स लगानी पड़ेगी, इनको खींचना पड़ेगा जिससे ये ओरिजिनल पोजीशन पे रहे, मतलब कि आपको अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी जो स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। तो भाई मेरे यहाँ पर सरफेस एनर्जी देखो किसके इक्वल है, सुनते रहो ध्यान से। तो सरफेस एनर्जी यहाँ पर निकल कर आता है 1/2 NB एप्सिलॉन रो ए, NB एप्सिलॉन रो ए। ये है हमारी सरफेस एनर्जी फॉर नैनो पार्टिकल्स। जैसे जैसे साइज छोटा होता रहेगा वैसे वैसे सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला ये निकल कर आएगा। यहाँ पर NB क्या है, NB है नंबर ऑफ ब्रोकन एटम्स, ब्रोकन एटम, नॉट एटम, ब्रोकन बॉन्ड्स। एप्सिलॉन यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन है हाफ ऑफ बैंड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो बॉन्ड होगा, जो ब्रेक होगा यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ। रो ए यहाँ पर क्या है, एटॉमिक एरिया डेंसिटी, एटॉमिक एरिया डेंसिटी, मतलब कि इस एरिया में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो आपको बताएगा ये, ठीक है। तो ये है हमारी सरफेस एरिया फॉर नैनो पार्टिकल्स। जितने ज़्यादा बॉन्ड टूटेंगे उतनी ज़्यादा सरफेस एनर्जी बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा एटॉमिक एरिया डेंसिटी इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा सरफेस एनर्जी इंक्रीज होगी। यहाँ तक कोई डाउट है, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेशन की, क्लियर। इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स, ठीक है, कि मतलब जब हम साइंस को घटाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट घटेगा या बढ़ेगा, ठीक। तो अगर हम बात करें कि जो मेल्टिंग पॉइंट है ऑफ मटेरियल डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन साइज ऑफ मटेरियल, भाई अगर आप साइज को डिक्रीज करते हो, नैनो से करते हो, नैनो की तरफ अप्रोच करते हो, तब जो भाई मेल्टिंग पॉइंट है वो घटता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मार्कर है, अब ये बल्क में है, तो बल्क में मतलब कि मैक्रो स्केल में है, तो अगर मैं इसको हीट करता हूँ, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन इसके अगर मैं साइज को नैनो की तरफ अप्रोच करता हूँ तब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो उसके कंपैरिजन से, बल्क के कंपैरिजन से डिक्रीज करता है, ठीक है। जैसे इसका एक ग्राफ भी प्लॉट कर रखा है, देखो ये कांस्टेंट ग्राफ आ रहा है बल्क के लिए। बल्क के लिए मतलब क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे हम साइज को घटाते गए, ये क्या है, पार्टिकल डायमीटर, ये क्या है, यहाँ पर क्या है, पार्टिकल डायमीटर, पार्टिकल डायमीटर, पार्टिकल का डायमीटर, क्लियर। मतलब जैसे जैसे उस, देखो पहले वो बल्क के रेंज में था उसका डायमीटर, तब उसका मेल्टिंग पॉइंट कांस्टेंट था, तब उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या था, कांस्टेंट, ये हमारा TMB। लेकिन जैसे 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 हमने क्या काम करा, साइज को घटाते गए, पार्टिकल के डायमीटर को घटाते गए और नैनो की तरफ जाते रहे, वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट हमारा घटता रहा। तो ये ग्राफ हमको ये बताता है, ठीक। अब सवाल ये आता है कि यार मेल्टिंग पॉइंट घट क्यों रहा है, तो देखो जरा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज बिकॉज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन साइज। तो भाई जैसे जैसे हम साइज को घटाते हैं तो जो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो है वो इंक्रीज होता है। सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज होने का मतलब ये है कि हमको ज़्यादा सरफेस एरिया मिल रहा है, हमको ज़्यादा सरफेस एरिया मिल रहा है, ठीक है। अब ज़्यादा सरफेस एरिया, सुनते रहना ध्यान से, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज होने से सरफेस एनर्जी कम हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया हमको मिलता है। अब अगर हमको ज़्यादा सरफेस मिलेगा मतलब कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जल्दी एब्जॉर्ब होगी और जल्दी जो मटेरियल है वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझो मैंने क्या कहा कि भाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ रहा है। सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ने का मतलब ये है कि ज़्यादा सरफेस हमको मिल रहा होगा, ज़्यादा सरफेस मिलने का मतलब ये है कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब होगी और जल्दी से बॉडी क्या होगी, मेल्ट होगी, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट हमारा फॉर स्मॉल साइज डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आता है। उसके बाद कितना डिक्रीज करेगा, क्या उसका कोई फॉर्मूला है, जी हाँ उसका एक फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है। तो ये एक फॉर्मूला है TMD = 4 TMB अपॉन में म्यू FD, फिर ब्रैकेट में सिग्मा SV माइनस सिग्मा LV रो S रो L की पावर 2/3। तो ये फॉर्मूला देखो क्या है, यहाँ पर हर एक का मैंने मीनिंग दे रखा है। सिग्मा SV बेसिकली सॉलिड वेपर इंटरफेस एनर्जी है, सिग्मा LV लिक्विड वेपर इंटरफेस एनर्जी है, म्यू FD जो है वो बेसिकली बल्क हीट ऑफ फ्यूजन है, रो S और रो L क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहाँ पर ये जो D है, ये D क्या है, पार्टिकल का डायमीटर, नैनो पार्टिकल का डायमीटर। और TMB क्या है, ये TMB, ये वाला TMB क्या है, टेम्परेचर एट बल्क साइज। देखो बल्क साइज में टेम्परेचर था जो कांस्टेंट था, जो हम पढ़ते हैं अब तक बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि मेटल है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एग्जाम्पल के लिए, तो वो कांस्टेंट, वो TMB है। और TMD क्या है, टेम्परेचर
अगर डी यहाँ पर क्या है, डायमीटर, जैसे जैसे पार्टिकल का डायमीटर घटता रहेगा तो टेम्परेचर में चेंज आता रहेगा। ये टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट है, ये मेल्टिंग पॉइंट है। क्लियर? तो ये इसका फॉर्मूला है नैनो पार्टिकल्स का। क्लियर? सो इस वीडियो में हमने बात करी सरफेस एनर्जी और मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेशन के बारे में। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको समझ में आया हो दोनों का फंडा। क्लियर? इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।